प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 17 जुलाई 2025 है। आज दिन बृहस्पतिवार है। आज विष्णु आज भगवान विष्णु के दशों अवतार जो इस कलयुग में हुए, उस दशों अवतार की बहुत बड़ा वर्णन है। तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा रोल है, खासकर कृष्ण के बहुत ज़्यादा रोल हैं। तो मैं संजय सिविल फोरम के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उस सभी को तमाम मैं इस आज पावन दिन पर, भगवान विष्णु के दिन, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप अपने प्रगति मार्ग पर लगे रहें। और कृष्ण को कर्म का देवता कहा गया है। मेरे संजय सिविल फोरम परिवार के जो भी छात्र छात्रा हैं, वो अपने कर्म पर विश्वास करें और अपने कर्म पर दिन रात अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा कुछ भी बात नेगेटिव माथा में नहीं लाएं और अपनी तैयारी पर विश्वास करें, अपने कर्म पर विश्वास करें। एक न एक दिन भगवान कृष्ण जरूर जो अच्छे कर्म करते हैं उसको सफलता जरूर देते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलते हुए, पूर्व के वीडियो से आप परिचित हैं ही, बार बार वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने प्रगति मार्ग पर, अपने कर्म मार्ग पर लगे हुए हैं। तो वीडियो देने के क्रम में आज भगवान कृष्ण के दिन मैं वीडियो को, जैसा कि आप सर्वविदित हैं, मेरे वीडियो से परिचित भली भांति हैं, मैं निरंतर वीडियो को दे रहा था। और प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद मैं गुप्ता काल को लेकर आया था। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल को पढ़ाने के बाद काफी डिटेल से, काफी कॉन्सेप्ट के साथ एक एक बिंदु को मैं तोड़ा हूं वीडियो में, है ना। और मुझे आशा है कि वो बिंदु आपके लिए भारत की जो सर्वोच्च एग्जाम है, यूपीएससी का पीटी और मेंस तक भी कारगर होगा। किसी भी एग्जाम में भारत के तमाम सिविल की तैयारी करने वाले छात्र, चाहे वो यूपीएससी का मेंस तक भी देख रहे हैं, उस वो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कारगर होगा। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताया था गुप्त काल, और गुप्त काल में मैं बताया था पहला सोर्स को लेकर वीडियो बनाया था, फिर गुप्त काल के राजा को लेकर मैं वीडियो बनाया था। तो गुप्त काल के जो राजा हुए, आपको पता है गुप्त काल, है ना। तो गुप्त काल के पहला राजा श्री गुप्त है। श्री गुप्त के नाम पर इसका नाम गुप्त वंश है, जो संभवतः इलाहाबाद कौशाम्बी के वैश्य समाज के हुआ करते थे। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त है, और इसके बाद प्रतापी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। तो मैं उसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर काफी डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ एक एक बिंदु को तोड़ने जा रहा हूं। चंद्रगुप्त, है ना, द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो 380 से लेकर 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। गुप्त राजाओं में जितने भी राजा हुए, समुद्रगुप्त के बाद अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है गुप्त काल में, वो इतनी प्रतापी राजा हुए, इतनी साम्राज्य को फैलाए। उसके समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी जोरों पर था, वो विद्वान का आश्रयदाता भी था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कला और स्थापत्य कला का भी काफी विकास हुआ। तो निश्चित तौर पर ये एक महानतम राजाओं में महानतम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो माँ है, माँ पिता से बच्ची का संस्कार आता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की संस्कार समुद्रगुप्त में आई, और समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी दत्त देवी, वो भी काफी संस्कारी थी। तो माँ के संस्कार से इतने महान राजा का जन्म होना, जो इतिहास में इतना एक स्वर्ण काल उसको कहा जाता है, उसकी शासन काल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल। तो इसकी माता का नाम दत्त देवी है, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दत्त देवी देवश्री के नाम से भी जाना जाता है ना। देवदत्त, देवश्री के और देवगुप्त के नाम से भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाना जाता है, अपनी मां के उपलब्धि के कारण, ये इतनी संस्कारी मां के कारण। तो इतिहास में जिसे विक्रमादित्य कहा गया गुप्त काल में, उस महानतम राजा। अब बात हुई कि इसकी शादी, चूंकि यह वैवाहिक संबंध अपने साम्राज्य को
दक्षिण भारत तक फैला दिया। वही समुद्रगुप्त दक्षिण भारत को जीतने के बाद उसको साम्राज्य को वापस कर दिया था, लेकिन पहली बार गुप्त काल में दक्षिण भारत तक एक पकड़ बना लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी साम्राज्यवादी नीति जो आगे फैलाया, उसमें सबसे पहला आधार बनाया वैवाहिक नीति। तो उन्होंने नागराज कुमारी कुबेर नामा से शादी किया और उससे एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ। और उस प्रभावती की शादी जो है महाराष्ट्र में निवास करने वाली बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दी। और यही कारण है कि महाराष्ट्र तक उसकी पकड़ हो गई चंद्रगुप्त द्वितीय का, क्योंकि वह एक साहसी राजा है और उसके बड़े भाई का नाम रामगुप्त है, जो काफी कायर राजा माना जाता है इतिहास में। वह जब शक राजा जब आक्रमण किया तो उसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, वह शक अपनी ध्रुव देवी को ही गिरमी रख दिया था शक शासक, जो अंतिम शक राजा है रुद्रसेन तृतीय के हाथों। और उसका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, यह आग बबूला हो गया, बोला मेरा भाई बहुत कायर है, इसलिए वह जो है आक्रमण कर दिया शक राजा, जो उस समय मलवा मध्य प्रदेश में निवास करते थे। और शक राजा रुद्रसेन द्वितीय तृतीय को हराने के बाद समूचे मलवा क्षेत्र पर वो कब्जा कर लिया, यानी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया। और अंतिम शक राजा जो भारत में अंतिम रूप से शक को पराजित किया, उसका उस महान प्रतापी राजा का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है, जो रुद्रसेन तृतीय को हराकर समूल शक को भारत में नष्ट कर दिया। और यही कारण है कि उसको जीतने के बाद इसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र से शासन हो रही थी, और वो शक को विजय प्राप्त करने के बाद, जो कि मलवा उज्जैन में है, और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, है ना। और उसी उज्जैन में कई विद्वान लोग रहते थे, मैं वीडियो में आगे बोल रहा हूं। तो शक के विजय के बाद वो मलवा को जीत लिए, और मलवा जीतने के बाद गुजरात तक उसकी सीमा बढ़ गई। और यही कारण है कि गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिससे मध्य एशिया दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होते थे, भरूच बंदरगाह पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कब्जा हो गई, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार जोरों पर हो गया। अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसके बाद जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वो दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में जो महरौली स्तंभ लेख है, वहां पर चंद्र नाम का एक जिक्र है अभी भी, और वो लोहे का स्तंभ है, उसमें अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है, काफी मजबूत लोहा है और उसमें अभी जंग नहीं है, उसमें चंद्र लिखा हुआ है, और वो चंद्र कोई दूसरा नहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। अब इसकी जो पूरी जीवन है, इसके सचिव वीर सिंह के द्वारा उदयगिरी लेख की रचना की गई है। उदयगिरी लेख में समूचे चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य का पूरा जीवन का परिचय लगता है। और मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सचिव वीरसेन थे, वो शिव के पुजारी थे, जिन्होंने उदयगिरी लेख की रचना की है। और उसे उदयगिरी लेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को परम भागवत कहा गया, यानी वो विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। गुप्त काल के जो भी राजा थे वो विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, और विष्णु की 10 अवतार की पूजा गुप्त काल में होने लगी। और यही कारण है विष्णु का वाहक गुरुर है, और गुप्त वंश का जो राजकीय पक्षी है वो गुरुर है। दैट्स ऑल। तो अब बात होती है कि यह इतनी साम्राज्यवादी है, उदयगिरी लेख से इसकी पता लगती है। उदयगिरी में इसको परम भागवत कहा गया है। इसके शासन काल में 9 महान विद्वान रहते थे, नवरत्न रहते थे, है ना। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, कृष्णदेव राय के शासन काल में भी 9 रत्न थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में यह पहला राजा है जो अपने दरबार में विद्वानों को 9 रत्न को रखा, और उस 9 रत्न में जो नाम है, सर्वोच्च नाम है कालिदास का, है ना। तो कालिदास, बराहमिहिर, अमर सिंह, धंतवरी, बेताल भट्ट, छपनक, कर्णिक, भारूची, ये तमाम सारे जो 9 रत्न हैं उसके दरबार में रहते थे उज्जैन वाली राजधानी में, और उसमें कालिदास सर्वोच्च थे। दैट्स ऑल। तो विद्वानों का आश्रय दाता है, स्थापत्य कला में इसकी रुचि है, एक साम्राज्यवादी है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हर सीमा पर
देश की विकास हुई और इसलिए इसके शासन काल में विदेशी आक्रमण मानी विदेशी लोग भी आए, क्योंकि उस समय भारत जो है बौद्ध का बहुत बड़ा केंद्र था। तो बौद्ध को नालंदा विश्वविद्यालय में देखने के लिए कि नालंदा में एक समुच्च विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र थे, तो उस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए चीनी यात्री फायान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी, है ना। तो इतनी महान उपलब्धि और इतनी महान राजा, और मैं निष्कर्ष तौर पर यह कह सकता हूं कि हर दृष्टिकोण से, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो साम्राज्यवादी हो, चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, विद्वानों को आश्रयदाता हो, निश्चित तौर पर हर क्षेत्रों में इसके शासन काल में विकास हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसे महान राजा के शासन काल में, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को के शासन काल को स्वर्ण युग मान सकते हैं, है ना, निश्चित तौर पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट को तोड़ा हूं और मुझे आशा है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, अपनी तैयारी पर विश्वास कीजिए, अपनी रणनीति पर विकास जो है विश्वास कीजिए, और एक न एक दिन आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। जो अपने पर जो विश्वास करते हैं उसको जीत पक्की होती है। आप चुन लीजिए, आपका दिल कहता है कि मैं अपने कर्म पर सजग हूं, मैं अपने सकारात्मक सोच के द्वारा सही दिशा में तैयारी कर रहा हूं, तो एक न एक दिन छोटी कामयाबी क्या बहुत बड़ी कामयाबी आप लोग को मिलने जा रही है। और मेरी भी प्रयास आप लोग के प्रति जारी है। कॉलेज में भी बहुत डेडिकेशन से पढ़ाता हूं और बहुत बच्चे मुझे पसंद करते हैं कि आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको दे रहे हैं। बच्चे बहुत काफी खुश हैं कॉलेज में भी हमसे। तो निश्चित तौर पर आप लगे रहिए, एक न एक दिन आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मेरी दिल कहती है कि मेरे छात्र बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे, क्योंकि मेरे छात्र तैयारी के साथ एक अच्छे संस्कारी लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः विष्णु से आराधना बराबर करता हूं आपसे, है ना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।